Hello students, welcome to lecture 1 of Biotechnology Principle and Processes. So बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है नीट के प्रोस्पेक्ट में अगर हम देखें, और इसमें से क्वेश्चन जो है हर साल बढ़ते जा रहे हैं। पहले बायोटेक को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था, बट हमको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी वैसे भी काफ़ी बढ़ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। ये कोरोना के टाइम में इतनी सारी चीज़ें नई आ रही हैं जो बायोटेक के इन्वेंशंस हैं। वैक्सीन्स भी एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं। तो बायोटेक का यूज़ बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से नीट में भी एग्जामिनर जो है उसके क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फ्यूचर के लिए भी। बहुत सारे लोग अगर एमबीबीएस नहीं भी करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी होता है। ठीक है, और बहुत अच्छा ये फील्ड है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडिया में अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। इंडिया में भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, बट उतना डेवलप नहीं है। बट फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में, यूएस में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो आपकी लाइफ के रिस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट के एग्जाम के रिस्पेक्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप मान के चलिए बायोटेक यूनिट में से 6 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और काफ़ी इजी चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आप हमेशा वो क्वेश्चन ठीक करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी हम जैसे कि बायोलॉजी हम पढ़ते रहते थे। ठीक है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हम पढ़ते थे, बट फिजिक्स केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था। जैसे फिजिक्स का एप्लीकेशन लगा, फैन बन गया भाई, लाइट बन गई, एसी बन गई, सब फिजिक्स के एप्लीकेशन से बने। बट बायोलॉजी को सिर्फ ऐसे पढ़ते जा रहे थे लोग। बोटनी पढ़ लिया, जूलॉजी पढ़ लिया, फिर अपने आगे वालों को पढ़ा दिया, उसको कहीं यूज नहीं कर रहे थे। तो कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले में 30-40 साल पहले, लोगों ने ये स्टार्ट किया कि बायोलॉजी को सिर्फ एज ए एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे, हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेंगे। बायोलॉजी का जो नॉलेज है, उस नॉलेज को हम जो है अपने यूज में, अपने फायदे के लिए कुछ चीजें बनाएंगे। ठीक है, ह्यूमन अपने फायदे के लिए कुछ चीजें बनाएगा, बायोलॉजी का जो नॉलेज है और जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, उन दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम्स और प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक है, हम मेजर एम यहाँ पर क्या है, ह्यूमन को फायदा पहुंचाना। अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे डिफाइन किया है इसको? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स, पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन में नहीं जाना है हमको, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है? माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे मेकिंग कार्ड, ब्रेड, वाइन, ये एक तरह से बायोटेक नहीं है, ये पुराना क्लासिकल क्लासिकल माइक्रोबायोलॉजी ये है। बायोटेक में इसको कंसिडर कर लेते हैं, बट ये बायोटेक नहीं है, बायोटेक से पहले की चीजें हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा, ये एक बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ ए जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई एक नया जीन बना रहे हैं, एक जीन को हम लोग ऑल्टर कर रहे हैं, एक जीन को किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं। ठीक है, डीएनए वैक्सीन बना रहे हैं, जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इन करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, अगर कहीं पर कोई डिफेक्टिव जीन है, उसकी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डिजीज हो रहा है, आपको, आप लोगों ने इतना सारा पढ़ा, आपको पता है कि एक जीन में भी, एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस में भी अगर चेंज आता है तो हमको डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मेनली डीएनए के साथ प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, डीएनए को ऑल्टर करना, डीएनए को कट करना, डीएनए को जोड़ना, डीएनए को निकालना, ये सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी डील करता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि मान लो आप लोगों के घर में या आसपास में डायबिटीज होगा कुछ लोगों को। ठीक है, आजकल सबके घर में किसी ना किसी को है। तो डायबिटीज जिनको होता है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। ठीक है, वो इंजेक्शन क्या है, वो खुद ही लगा लेते हैं। ठीक है, वो उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लगा लेते हैं। तो वो जो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है, वो कहाँ से आता है? इंसुलिन इज ए ह्यूमन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? जो हम बोले मेडिकल से लाते हैं, मेडिकल वाला कहाँ से लाता है?
मेडिकल वाला कहीं कंपनी से लाता हूँ, कंपनी के पास कहाँ से आया? वो तो इंसुलिन है, इंसुलिन तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई H2SO4 और ये मिलाया मिक्स किया और इंसुलिन बन जाएगा। वो तो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसको कोई ऑर्गेनिज्म ही बना सकता है ना? तो वो इंसुलिन कहाँ से आया? तो वो इंसुलिन कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके, अब ह्यूमन को तो यूज नहीं कर सकते, किसी ऑर्गेनिज्म को यूज करके, या तो बैक्टीरिया को यूज करके या फंजाई को यूज करके उसमें वो जीन डाल के बनवाया गया होगा। ठीक है, तो इंसुलिन का जीन ह्यूमन से निकाला होगा, उसको किसी बैक्टीरिया में डाला होगा, बैक्टीरिया को बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स में ग्रो किया होगा, उसने इंसुलिन को बनाया होगा, इंसुलिन को वहां से हमने प्यूरिफाई किया होगा, प्यूरिफाई करने के बाद इंजेक्शन में पैक किया और उसे बेचा। ठीक है, अब इसमें दो एक्सपेक्ट है। एक तो आप एक पूरा बिजनेस सेट कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। दूसरा, इनको डायबिटीज थी, उनको कितना फायदा हुआ, तो सोसाइटी का वेलफेयर भी हो रहा है और सोसाइटी के लोग वो बिजनेस स्टार्ट करके अपने पैसे भी कमा सकते हैं। दोनों तरीके से ये अच्छी चीज है। उसके बाद कोर टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या कोर टेक्निक्स है? जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए इज केमिकली ऑल्टर्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप। ठीक है, डीएनए को ऑल्टर करना, डीएनए को कट करना, जोड़ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, होस्ट में डालना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन का जीन हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकेरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड एंजाइम। ठीक है, तो वैक्सीन बनाने के लिए ग्रो करना है ऑर्गेनिजम्स को, वो जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे वैक्सीन बनती है, बहुत ज़्यादा साफ, बहुत ज़्यादा, उनको हम बोलते हैं बायो सेफ्टी लेवल्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के लैब्स होते हैं। BSL 1 मीन्स बायो सेफ्टी लेवल 1, जिसमें ठीक ठाक होगा, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी, ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसको स्टेराइल नहीं होगा वो। फिर BSL 2, BSL 3 लैब जो होते हैं वो काफ़ी हाई फाई लैब्स होते हैं। वहाँ पे पूरा ऐसे PPE किट टाइप पहन के आप अंदर जाएंगे, वो बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे बहुत ज़्यादा क्लीन रखने के लिए, कि हल्का से भी आपका स्किन का सेल भी अगर गिर गया, मान लो वैक्सीन बन रही है और उस वैक्सीन के वायल में तुम्हारे स्किन का सेल गिर गया है, तुम्हारा कोई हेयर गिर गया, तो क्या ही बन जाएगा पता नहीं, क्योंकि वो स्किन के सेल में कितना सारा डीएनए तुम सोचो। ठीक है, तो ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम। तो बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग इन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को मुझे जेनेटिकली मॉडिफाई करना है। मान लो इकोलाई है, यहाँ पर हम इकोलाई का एग्जांपल लेते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया है, उस इकोलाई से मुझे इंसुलिन बनाना है। ठीक है, अब इकोलाई तो आसानी से मिल जाएगा कहीं पे भी। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ पे ऑर्डर करके आप बैक्टीरिया मंगा सकते हो। ठीक है, मैंने मंगाए अपने PhD के टाइम पे। उसकी वेबसाइट पे जाओ, जो बैक्टीरिया चाहिए ऑर्डर करो, पैसे पे करो, बैक्टीरिया आपको वाइल्ड में आ जाएगा, जो चाहिए वो। ठीक है, तो मुझे इकोलाई में मुझे इंसुलिन बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। पहले मुझे ये पता करना है मुझे करना क्या है। मान लो डीएनए मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे इंसुलिन बनाना है। ठीक है, तो उसके जीन्स क्या है? जीन्स ऐसे आंखों से देख के तो नहीं निकाल सकता मैं। ठीक है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा मुझे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होल। अब मान लो मैंने डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया, उसको वहां से निकालना, जो दिखता नहीं है उसको वहां से कट करना, और उतना ही कट होना चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा ज्यादा कट हो गया, थोड़ा कम कट हो गया। जितना जीन है उतना ही आना चाहिए, दूसरा जीन का आधा पार्ट आ गया तो गड़बड़। ठीक है, अब उसे हम दूसरे होस्ट में, इकोलाई में कैसे मैं ऐसे पत्थर फेंक के मार दूंगा, कि कैसे मैं उसको हाथ से घुसा दूंगा। ठीक है, कैसे मैं होस्ट में उसको इंट्रोड्यूस करूंगा डीएनए को। क्या डीएनए को सीधे ऐसे ही डाल दो तो चलेगा, या किसी के साथ डालना पड़ेगा? और मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब मैंने डीएनए डाल दिया इकोलाई में, तो क्या इकोलाई जब मल्टीप्लाई करता है तो वो डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है कि नहीं? मान लो मैंने एक प्लाज्मिड डाला इकोलाई में, तो उस इकोलाई में तो है, पर जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या वो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करके दोनों डॉटर सेल्स में जा रहा है कि नहीं? मीन्स वो वहां पर मेंटेन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स।
Traditional hybridization technique lead to inclusion and multiplication of undesirable genes and desirable genes. In genetic engineering only desirable genes are introduced. ठीक है, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता था जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिशनल, तो उसमें चीजें हम एकदम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में बायोटेक में हम लोग एकदम एग्जैक्टली जो चाहते हैं वो कर सकते हैं. ठीक है. अब इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे डीएनए. तो हमने देखा कि एक बैक्टीरिया होता है, उसके पास एक ये अपना जीनोमिक डीएनए होता है, दूसरा प्लाज्मिड्स होते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनको पहले बैक्टीरिया में से निकाल लेते हैं. ठीक है, उनको हम लोग प्लाज्मिड को यूज करते हैं और उसमें कट करके, कैसे कट करते हैं, कैसे उसे वापस जोड़ते हैं. एक प्लाज्मिड है जो कि पूरा डीएनए राउंड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, उसे मैं एक पर्टिकुलर साइट पे कट करता हूँ. ठीक है, वो ऐसे ओपन हो जाता है. फिर वहां पर मैं अपना डीएनए फिक्स करता हूँ, जो लीनियर डीएनए है उसको फिक्स करता हूँ, और फिर उसे वापस जोड़ देता हूँ. फिर वो वापस सर्कुलर हो जाता है. जैसे कि ये मान लो ये प्लाज्मिड था, तो मैंने उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा जीन्स डाल दिए. ठीक है, और फिर से मैं उसे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा. ठीक है, तो मान लो कि ये रेड वाला जीन जो है वो इंसुलिन बनाने का जीन है, जो पहले से उसमें नहीं था. अब ये जो बैक्टीरिया है वो इंसुलिन बनाने लगेगा. अब बैक्टीरिया के पास तो इंसुलिन का कोई काम नहीं है, तो वो इंसुलिन को अपने सेल से बाहर फेंकने लगेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसे ग्रो करेंगे एक बड़े से कंटेनर में, पूरे टेम्परेचर प्रेशर प्रॉपर देकर, और जब हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे इंसुलिन को फिल्टर आउट कर लेंगे. अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, और बैक्टीरिया को जाने देंगे. ठीक है, बैक्टीरिया को जाने देंगे या फिर उसे वापस से कल्चर में डाल देंगे, उसको नया खाना देंगे, फिर से वो बनाने लगेगा, और इनसे उनको प्यूरिफाई करके हम स्टोर कर लेंगे. ठीक है, तो वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट. एलियन पीस ऑफ डीएनए मींस जो डीएनए तुम ह्यूमन जो डालना चाहता हो उसको एलियन पीस ऑफ डीएनए बोल रहे हैं. ठीक है, तो प्लाज्मिड, अब ऐसा नहीं है कि हर बार हम प्लाज्मिड बैक्टीरिया से निकालेंगे. प्लाज्मिड्स भी बिकते हैं, प्लाज्मिड्स ऑलरेडी बने बनाए. प्लाज्मिड्स की बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मुझे भाई इतना डीएनए डालना है तो उसके लिए अलग प्लाज्मिड लगेगा, मुझे इसमें डीएनए डालना है, मतलब प्लांट में डालना है तो अलग लगेगा, ह्यूमन में डालना है तो अलग प्लाज्मिड लगेगा. अगर प्लांट वाला प्लाज्मिड लेके बैक्टीरिया में डाल दोगे तो काम ही नहीं करेगा. ठीक है, आप लोग जेनेटिक्स पढ़ चुके, आपको पता चलना चाहिए क्यों नहीं काम करेगा. ठीक है, आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों पढ़ चुके हो. तो ये हम लोग डीएनए को ऐसे ही काट के मैं ऐसे ही डाल दूं बैक्टीरिया में तो काम नहीं करेगा, मुझे उसे एक प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करके डालना पड़ेगा, प्रॉपर एडेप्टर के साथ डालना पड़ेगा, सीधे ऐसे नहीं डाल सकता मैं. ठीक है, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट. ठीक है, पीस ऑफ एलियन डीएनए हैज नो सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मींस वही मैंने बोला कि अगर मैं ऐसी डीएनए को डाल दूंगा तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, उसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. चलो एक पीस तो मैंने डाल दिया, बट जब वो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो क्या होगा, वो एक पीस या तो एक डॉटर सेल के पास चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल के पास कुछ नहीं जाएगा, फिर वो नॉर्मल बैक्टीरिया हो जाएगा. तो वो जो मैंने प्लाज्मिड डाला है या जो डीएनए डाला है वो भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी तो वो एक से दो बनेगा बैक्टीरिया, दो से चार, तभी तो सारे बैक्टीरिया में आना चाहिए, तभी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता उसके प्रोजेनी में वो नहीं आएगा. Hence, alien DNA is integrated into recipient genome. It multiplies and inherited along with host DNA. ठीक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो प्लाज्मिड में डाल के रखें या हम उसके जीनोम में ही इंट्रोड्यूस करा दें उसको, उसके जो मेन डीएनए है उसमें भी कर सकते हैं. उसके लिए थोड़ा टफ होता है, वो प्लाज्मिड वाला थोड़ा इजी रहता है. ठीक है, बट दोनों चीजें कर सकते हैं. ठीक है, the process of joining and inserting a foreign piece of DNA into host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology. इसको हम बोलते हैं RDT, recombinant DNA technology, जिसमें हम एक डीएनए को कट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, किसी और होस्ट में डाल रहे हैं. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. They isolated antibiotic resistant gene from a plasmid Salmonella typhimurium. ठीक है, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया में, इसलिए हर बैक्टीरिया हर एंटीबायोटिक से नहीं मरता. इट वॉज लिंक्ड विद ए प्लाज्मिड वेक्टर एंड ट्रांसफर इनटू ई कोलाई. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला,
उसे एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और उसे ई कोलाई में डाल दिया। अब क्या होगा, एज ए रिजल्ट द जीन वाज एक्सप्रेस मल्टीप्लाइड इन ई कोलाई। ई कोलाई भी जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया होगा, वो भी उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा जिससे साल्मोनेला नहीं मरता था। ठीक है, अब बात करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या टूल लगेंगे? एक तो भाई मेरे को कुछ काटने के लिए कुछ चाहिए, डीएनए को काटने के लिए चाहिए, फिर उसे किस में जोड़ना है वो वेक्टर चाहिए, और मुझे होस्ट चाहिए। ठीक है, तो जो काटने के लिए एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, ये एंजाइम्स हमने बैक्टीरिया में आइसोलेट किए। ठीक है, बैक्टीरिया में ही मिलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, आपको इसका आंसर करना है कि क्यों ये एंजाइम्स बैक्टीरिया के पास होते हैं और बाकी किसी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते, और वो डीएनए कट करने वाले एंजाइम लेके क्यों घूमता है। ठीक है, तो इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। ये क्लोनिंग वेक्टर, जैसे एक यहाँ पे प्लाज्मिड है PBR322, ये प्लाज्मिड का नाम है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग आगे देखेंगे। इसमें मैं कट करके, जैसे मान लो ये जो साइट्स आपको दिख रहे हैं PVU1, PST1, BAMH1, SAL1, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स में, तो वो यहाँ पे कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं कहीं भी कट करता है, उसका एक पर्टिकुलर साइट होता है। हम धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे। कट करता है, खुल जाता है, उसमें हम डीएनए ऐड कर देते हैं और उसे वापस से जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए भी एंजाइम्स यूज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वो जुड़ गया था उसे हम एक नॉर्मल इकोलाई में डालेंगे और वो एक ट्रांसफॉर्म सेल बन जाएगा और फिर उसको हम ग्रो करेंगे। ठीक है, तो दीज आर एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, विच कट डीएनए स्पेसिफिक साइट इनटू फ्रेगमेंट्स। ठीक है, दे बिलोंग टू ए क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। ठीक है, न्यूक्लियसेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को जो कट करते हैं, ये एक पर्टिकुलर साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। जैसे कि मान लो ये एक डीएनए है। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है उसका नाम है EcoR1। ठीक है, एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये GAATTC, और उल्टा अगर पढ़ोगे तो GAATTC, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब जैसे कि हिंदी में बोले डालडा, तो डालडा को उल्टा कैसे बोलोगे? डालडा हिंदी में डालडा, तो उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो GAATTC, और इधर से पढ़ोगे अगर तो GAATTC। इस ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं। और कैसे कट करते हैं? जी के बाद कट करता है EcoR1। ठीक है, जब ये कट होगा तो ये डीएनए ऊपर वाला जो, देखो डबल स्ट्रैंड है, ऊपर वाला स्ट्रैंड यहाँ से कट होगा, नीचे वाला स्ट्रैंड यहाँ से कट होगा, तो कट होने के बाद ऐसा बनेगा। ठीक है, स्टिकी एंड्स बनेंगे, मींस ये वापस से एक दूसरे से चिपक सकते हैं। अब मैं जो डीएनए डालूंगा वो इन दोनों के बीच में डालूंगा। ठीक है, और वापस से जोड़ दूंगा। In 1963, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added methyl groups to DNA, the other restriction endonucleases cut DNA. ठीक है, तो 1963 में दो एंजाइम हम लोगों ने आइसोलेट किए। ठीक है, वो क्या करते थे बैक्टीरिया में, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहाँ पर आ गया कि बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफाज अटैक करता था। जब बैक्टीरियोफाज अटैक करता था वो अपना डीएनए एंटर डालता था, तो ये डीएनए को काट देते थे। कोई भी बाहर का, जैसे हमारे अंदर कोई वायरस आ रहा है और वो एंजाइम्स का, हमारे अंदर क्या इम्यून सिस्टम अलग तरीके का है, हम उसे पकड़ते हैं मारते हैं। ये क्या करता था बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो जैसे उसके अंदर एंटर करता था उसको काट डालता था, छोटे छोटे टुकड़े कर देता था उसके। ठीक है, दूसरा एंजाइम जो मिला था वो मिथाइल ग्रुप डालता था अपने डीएनए के ऊपर। ठीक है, उसने दो सोल्जर रखे, एक है जो जिसके हाथ में तलवार है, ठीक है, उसको बोल रखा है जो भी सामने से है काट देना, बट अपने वालों को नहीं काटना है भाई। अपना खुद का भी जो डीएनए है हमारे सेल में, बैक्टीरिया के पास और न्यूक्लियस भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई हमने न्यूक्लियस में रख दिया है, साइटोप्लाज्म में कोई भी है उड़ा देना। तो अपने डीएनए को क्या करते हैं वो एक स्पेशल टैगिंग कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, जिससे उसको पता चल जाए कि ये अपना वाला है और जिसपे मिथाइल ग्रुप नहीं है वो बाहर वाला, उसको काटना है। ठीक है, तो अपने को टैग करके रखते हैं पहले डीएनए को कि भाई अपना खुद ही ना काट डाले अपने डीएनए को। More than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. ठीक है, अब तक हमने 900 एंजाइम से यूज आइसोलेट कर लिए हैं, इनको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में
बायोटेक्नोलॉजी के लैब्स में, ठीक है, हजारों एंजाइम्स मैंने भी यूज किए हैं, ठीक है, बहुत बार यूज किया, हजारों मतलब कुछ ही एंजाइम्स को बार बार यूज किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को कट करते हैं, ठीक है। अब हम नाम कैसे रखते हैं, जैसे यहाँ पर एक नाम आया था EcoR1, ठीक है, तो कैसे हम इसका नाम रखते हैं। ये नाम रखना एक तरीका है, ऐसा नहीं कुछ भी नाम रख देंगे हम। फर्स्ट लेटर इंडिकेट जीनस, किस में से निकाला, जैसे ई कोलाई में से निकला है, तो ई कोलाई का फुल फॉर्म होता है एशेरेशिया कोलाई, ठीक है, तो उसका एशेरेशिया का ई आ गया, कोलाई का को आ गया, ठीक है। सेकेंड टू लेटर्स इंडिकेट स्पीशीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड, ठीक है, ई का ई कोलाई का ई, फिर उसका कोलाई का को, ये आ गया। उसके बाद स्ट्रेन कौन सा है, ठीक है, जैसे EcoR1 कम्स फ्रॉम ई कोलाई RY स्ट्रेन 13, ठीक है, तो स्ट्रेन जैसे आर स्ट्रेन है तो आर आएगा, एस स्ट्रेन है तो एस आएगा, एच स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होगा जिसमें से वो पहली बार मिला था। और वन जो यहाँ पर दिया है रोमन नंबर ऑर्डर इन विच एंजाइम्स और आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस ऑर्डर में निकला था, सबसे पहले ये मिला था उस बैक्टीरिया में से, और उस बैक्टीरिया में से और भी मिले होंगे तो उसका EcoR2 EcoR3 वो हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, ठीक है, इसको ये कट करेगा, ठीक है। फॉरेन डीएनए में भी हम वो साइड डाल के रखेंगे जिससे वो उसमें भी कट करे। अब ये यहाँ से जी कट करेगा, यहाँ से कट करेगा। अब ये स्टिकी एंड्स ये जो बनेंगे, देखो एक तो डीएनए को ऐसे सीधा सीधा काट दिया, मान लो जी और सी के सीधा सीधा काट दिया मैंने, ब्लंट कट मार दिया, और इधर भी सीधा सीधा काट दिया, तो जुड़ने का कोई वो नहीं रहेगा, ब्लंट एंड्स हो जाएंगे। बट ये जो एंड्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, मीन्स नीचे थोड़ा ऊपर थोड़ा, और वो ऐसे ओवरलैप करेगा तो जुड़ जाएगा वापस, ठीक है। स्टिकी एंड जो है वो अब बन गया, तो यहाँ पे जो है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, जिसमें ये वेक्टर डीएनए था, प्लाज्मिड का डीएनए दिखाया है, और जो नया हमने जोड़ा था वो एक्सोन्यूक्लियस। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो साइड से कट करता है, ठीक है, और एंडोन्यूक्लियस जो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे बीच में से कट करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमें कौन सा काम लगेगा, जो हमेशा डीएनए को साइड से कट करे या कहीं एक पर्टिकुलर बीच से कट करे, तो हमको बीच वाला चाहिए। तो एक्सोन्यूक्लियसेस हमको आईडीटी में काम नहीं लगते, हमको एंडोन्यूक्लियसेस चाहिए जो पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करेगा, उसे वहां से काटेगा, फिर हम उसे वहां पे कुछ डीएनए को इंसर्ट करेंगे और उसे वापस से हम लोग पैक कर देंगे। ये कुछ और एंजाइम्स है, ठीक है। फर्स्ट restriction in nuclease is hint2, it cuts DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This is called as recognition sequence of for hint2, ठीक है। तो जैसे ये है GTAC, ठीक है, GTAC, तो ये GTAC को पहचानता है, ठीक है, और वहां से उसको कट करता है, ठीक है। जिसको हम बोलेंगे इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। ये PY और PU जो क्या है, प्रीमिडीन और प्यूरिन जो हमने पढ़ा था, प्रीमिडीन और प्यूरिन जो हमने पढ़ा था, ये टाइप्स जो होते हैं वो है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो मैंने बताया उसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, वहीं पे कट करते हैं। अब इनका सीक्वेंस सबका अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो LU1 इसका ये सीक्वेंस है, ये इसमें यहाँ पे कट मारता है, ब्लंट कट मार रहा है देखो, तो ये यूज नहीं होगा ज्यादा। उसके बाद HEA1 HEA3 ये भी ब्लंट कट मार रहा है। BAM-H1 स्टिकी एंड्स बनाएगा, ब्लंट कट नहीं मार रहा है, इधर से कट कर रहा है इधर से कट कर रहा है, स्टिकी एंड्स बनेंगे। उसी तरीके से हिंट3 के स्टिकी एंड्स बनेंगे, EcoR1 के स्टिकी एंड्स बनेंगे, ठीक है। नीचे लिखा भी है LU1 एंड HAE3 प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स, BAM-H1 हिंट3 एंड EcoR1 प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स। तो हमको स्टिकी एंड्स चाहिए जो वापस से चिपकना भी तो है उसको, ठीक है। तो याद रखना है ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे, इनको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है, और यहीं पर वो एंजाइम्स कट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड a little away from the center of palindromic sites but between the same two bases of the opposite strand. This leaves single stranded overhanging stretches at the end, they are called sticky ends, ठीक है। तो वो यहाँ पे G के बाद कट रहा है तो नीचे भी G के बाद कट करेगा, ऐसा नहीं कि इसके नीचे कट करेगा, इसलिए स्टिकी एंड्स बनेंगे, ठीक है।
Sticky ends form hydrogen bonds with their complementary cut counterpart. This stickiness facilitates action of DNA ligase. ठीक है, और ये जब इनको जोड़ना होता है तो एक एंजाइम यूज होता है DNA ligase, जो फेविकॉल का काम करता है, जोड़ता है उसको. When cut by the enzyme restriction enzyme, the DNA fragment have the same kind of sticky end. अब देखो, अगर ये दोनों सेम एंजाइम से कटे हैं तो दोनों के पास सेम स्टिकी एंड्स होंगे ना. अगर हम इसको भी उसी एंजाइम से काट रहे हैं, इसको भी, तो दोनों के पास सेम स्टिकी एंड्स होंगे, इसलिए वो इजीली ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है, पर ज्वाइन होते समय यहाँ पे जब ये ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ पे हमें डीएनए लाइगेज डालेंगे जो इसको प्रॉपर से सील कर देगा. ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पूरा प्रोसेस. जैसे फॉरेन डीएनए है, ये फैक्टर डीएनए है, इसको मैंने कट किया, उसी एंजाइम से इसको मैंने कट किया, अब लाइगेज डाला और इन दोनों को जोड़ दिया. ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारा बन गया. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसको मैं इकोलाई में डालूंगा. ठीक है, अब इकोलाई मल्टीप्लाई करेगा और वो प्रोडक्ट जो मैंने ये डी फॉरेन डीएनए डाला था वो प्रोडक्ट बनाने लगेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे भी पढ़ते रहेंगे. ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, फिर हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे इसको. ठीक है, थैंक यू.